नमस्कार साथियों, मैं बाल विकास का अगला टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बाल विकास में बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा और जुलाई में आयोजित CTET परीक्षा में आपके लिए ये जो PDF हैं, ये जो वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? देखिए, सामान्यतः उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है जिसमें क्या होती है, सांवेगिक स्थिरता होती है। उसके जो संवेग होते हैं वह उनको कंट्रोल करना जानता है। सांवेगिक स्थिरता होती है, कैसी भी परिस्थिति हो वो अपना संतुलन नहीं खोता है। तो साथियों, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? जैसे अपने संवेगों पर कंट्रोल होता हो, कैसी भी परिस्थिति हो वह अपना संतुलन बनाए रखता हो। एक बात और, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह वातावरण के साथ बड़ी ही सरलता से समाहित हो जाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, वह अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हेडफील्ड ने परिभाषा दी है, देखते हैं। हेडफील्ड कहते हैं कि सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया है। हेडफील्ड ने क्या कहा है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया है। कुपुस्वामी की परिभाषा देखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। कुपुस्वामी कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है प्रतिदिन के जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। कुछ शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। कुपुस्वामी क्या कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि प्रतिदिन के जीवन में जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सभी में संतुलन रखने की योग्यता। इसका तात्पर्य है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। ठीक है, कुपुस्वामी कहते हैं कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। ठीक है साथियों, तो ये होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक होता है। व्यक्ति केवल शारीरिक रोगों से ग्रस्त नहीं होता, वह मानसिक बीमारियों का भी शिकार होता है। अतः हमें इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हम बनाए रखते हैं, वहीं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी हर व्यक्ति को पूरी ही सावधानी बरतना चाहिए। क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से हम प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जिस दिन हम पढ़ने बैठते हैं, अगर हमारा मन अच्छा है हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो क्या हम उतने अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखते हैं हम आगे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या हैं। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता होती है शारीरिक स्वस्थता। पहली विशेषता कौन सी है साथियों? शारीरिक स्वस्थता। हम जानते हैं कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग होता है, अगर व्यक्ति मन से सही नहीं है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे होगा? उसे ये जानकारी ही नहीं होगी कि शारीरिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है। ठीक है, वह ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे उसकी शारीरिक स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचती हो। इसलिए क्या करेगा? वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। हम लोग कहावत बोलते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अगली हमारी विशेषता है सहनशीलता। हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है ना, उसमें सहनशीलता भी बहुत पर्याप्त होती है। वह बड़े धीर गंभीर होते हैं और जीवन में आने वाली जितनी भी विपदा होती हैं, आपदाएं होती हैं, परेशानी होती हैं, वह उनसे घबराता नहीं है। उसमें दुखों को सहने की जो क्षमता होती है वह दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो वह हमेशा क्या करता है? स्माइल देता है, मुस्कुराता रहता है। उसके लिए बड़ी से बड़ी परेशानी भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। नंबर 3 हम पढ़ते हैं यहाँ पे सांवेगिक स्थिरता, जो कि हमने परिभाषा के टाइम में पढ़ी थी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसमें सांवेगिक स्थिरता पाई जाती है। उसके जितने भी संवेग हैं वह सारे के सारे उसके नियंत्रण में रहते हैं। जैसे क्रोध है, उससे जल्दी क्रोध नहीं आता, वह डरता नहीं है। उसका व्यवहार सांवेगिक रूप से कैसा होता है? परिपक्व होता है। अगला है आत्मसम्मान की भावना। हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति में मानसिक स्वस्थता पाई जाती है उसमें आत्मसम्मान की भावना भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसे अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, शक्तियों की पूरी पूरी जानकारी होती है। समझ में आ रहा है? उसकी यही कामना रहती है कि सभी लोग उसका आत्मसम्मान करें, उसका आदर करें। अगला है समायोजन की क्षमता, नंबर 5। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वह परिवेश के वातावरण के साथ अच्छा तालमेल बिठा लेता है।
ठीक है, वह कैसी परिस्थिति हो वह सब में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इसलिए वह क्या करता है, प्रत्येक परिस्थिति में अपने परिवेश के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है। अगला हमारा पॉइंट है नंबर 6, तनाव रहित। हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वह सिंपल से टेंशन फ्री रहेगा हमेशा। समस्याएं सामने आने पर ना तो वह चिंता करता है, न डरता है, न घबराता है, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होता है, तनाव से मुक्त होता है। समस्याओं का भली भांति समाधान कर वह सामान्य व्यक्ति के समान क्या करता है, अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। नंबर 7 है हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व धैर्य होता है। आत्मविश्वास ये मान के चलिए उसमें बहुत, कहते हैं ना, कूट कूट के भरा हुआ है। वह भावनाओं और वासनाओं और कामनाओं के वेग में नहीं बहता। निराशा तो उसके पास भी नहीं आती है। उसे अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपनी कुशलता पर पूरा पूरा भरोसा होता है। देखा होगा हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, कई लोगों के हाथ पैर कँपने लगते हैं, लेकिन जैसे कॉन्फिडेंस होता है वह बड़ी बहुत ज़्यादा सुकून के साथ एग्ज़ाम देता है और सफल होता है। नंबर हमारा 8 है उच्च चरित्र। हम लोग जानते हैं कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका चरित्र बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, उसे पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वह अच्छे से जानता है ना। वह अच्छे आचरण वाला होता है। अन्य व्यक्तियों के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसके व्यवहार से, उसके आचरण से किसी को भी ठेस ना पहुँचे। इन्हीं सब बातों से उसका चरित्र कैसा होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। नंबर 9 है वास्तविक जगत में निवास। वो काल्पनिक दुनिया में नहीं रहता। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, जिसे हम कहते हैं वह दिवा स्वप्न नहीं देखता, वह कल्पनाओं की दुनिया में नहीं रहता। उसके प्रतिदिन का व्यवहार जो है वो वास्तविक होता है, ओरिजिनल होता है। ठीक है, अगला है शीघ्र निर्णय लेना। उसका जो डिसीजन पावर होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और अच्छा होता है। नंबर 10 है शीघ्र निर्णय लेना। अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति क्या होता है, पूरा सजग होता है, और वह उन पे कोई भी समस्या हो अच्छे से विचार करता है और उस पर शीघ्र निर्णय ले सकता है। ठीक है, उसे नहीं लगता कि अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आती तो वह बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव नहीं करता। वह आराम से किसी बड़ी से बड़ी समस्याओं में आराम से डिसीजन ले लेता है। नंबर 11 है हमारा आत्मनियंत्रण। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। जो व्यक्ति हम जानते हैं अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें अपने ऊपर नियंत्रण की भी क्षमता होती, कैपेसिटी होती। वह किसी के बहकावे में नहीं आता, उसे अपने ऊपर कंट्रोल होता है, किसी चीज़ को देख के ज़्यादा आकर्षित नहीं होता। ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संयम होता है। नंबर 12 हमारा एक निश्चित जीवन दर्शन। उसका एक आइडियोलॉजी होती है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है ना, तो वह अपनी सारी जो इच्छाएं, कामनाएं, अभिप्रेरणाएं होती हैं और सारी शक्तियों और क्रियाओं को अपने जीवन दर्शन की ओर बड़ी आसानी से मोड़ लेता है। वह जानता है उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं और उसके क्या उत्तरदायित्व हैं। उसके समस्त जितने भी आचरण होते हैं वह सभी कार्यों में उसके जीवन दर्शन की झलक दिखती है। क्लियर हुआ? तो ये हमने अभी तक जो 12 पॉइंट पढ़े हैं ये हमारे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं हैं। एक बार आप डबल से देख सकते हैं, इन हेडिंगों को आप नोट कर लेंगे पूरा। ठीक है, शारीरिक स्वस्थता, सहनशीलता, सांवेगिक स्थिरता, आत्मसम्मान की भावना, समायोजन की क्षमता, तनाव रहित, आत्मविश्वास, उच्च चरित्र, वास्तविक जगत में निवास, शीघ्र निर्णय लेना, आत्मनियंत्रण और एक निश्चित जीवन दर्शन। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार होता है उसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये तो हमने विशेषताएं पढ़ी कि वह समायोजन क्षमता अच्छी होती है, अच्छे चरित्र वाला होता है, उसमें काल्पनिक दुनिया में नहीं रहता। तो ये मानसिक स्वास्थ्य जो व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। अब जो बालक होता है उसके मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। तो पहली समस्या कौन सी, उसकी वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक, अगर जो बालक होता है दोषपूर्ण उसका वंशानुक्रम है, जैसे मान लीजिए मानसिक निर्बलता है, एक विशेष प्रकार की मानसिक अस्वस्थता है और कुछ मानसिक एवं स्नायु संबंधी रोग जो वंशानुक्रम से प्राप्त करता है, फलस्वरूप क्या होता है, इसके पश्चात वह समायोजन में कठिनाई का अनुभव करता है अगर वंशानुक्रम से उसको ये सारी समस्याएं प्राप्त होती हैं। सेकंड है शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव। हम जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना गया है। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो मन कैसे अच्छा होगा। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा ना होना बिल्कुल नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। देखा गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा रोगी व्यक्ति नई परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। नंबर 3 हमारा शारीरिक दोषों का प्रभाव। शारीरिक दोष जो है बालक में क्या करते हैं,
कहते कि हीनता की भावना पैदा कर देते हैं, और अगर बालक में हीनता आ जाती है तो वह कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकता है। नंबर 4 है समाज का प्रभाव। हम जानते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो समाज का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे ऊपर पड़ता है। समाज के हम अभिन्न अंग होने के कारण जो बालक होता है उसका व्यापक प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक होता है। यदि समाज का संगठन कैसा है, दोषपूर्ण है, तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। समाज के जो झगड़े होते हैं, धार्मिक और जाति संघर्ष होते हैं, विभिन्न समूह के जो राजनीतिक दांव पे चलते हैं, धनी वर्गों के जो संकीर्ण स्वार्थ होते हैं, निर्धन वर्गों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग होती है, ऊंच नीच, गैर अस्पृश्यता की भावनाएं, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ये बालक में क्या करती हैं, मानसिक तनाव उत्पन्न करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो समाज में, किसी भी समाज हो, अगर उस समाज में कोई सी भी कुरीतियाँ हैं तो निश्चित रूप से उस समाज का जो बालक होगा उन कुरीतियों का असर उसके ऊपर पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नंबर 5, परिवार का प्रभाव। परिवार के प्रभाव बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो परिवार के निम्न प्रभाव होते हैं। नंबर 1 है परिवार का विघटन। परिवार का विघटन हम लोग जानते हैं, हम लोग परिवारों में रहते हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण को बहुत ज़्यादा अपनाया जा रहा है, और औद्योगिकरण के कारण क्या हो रहा है, परिवार का अति तीव्र गति से विघटन हो रहा है। मतलब परिवार का जो आकार है बहुत ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। बच्चा जो है परिवार के सदस्यों में अलगाव की प्रबल भावना को देखता है कि मम्मी पापा अलग होना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें अलगाव की, जब वो देखेगा कि उसके घर के मम्मी पापा हैं, सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, अपनी केवल छोटा सा परिवार बसाना चाहते हैं, तो बालक में क्या होगा, शुरू से ही अलगाव की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है। और बालक में अगर अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, वह कभी भी समायोजन की ओर अग्रसर नहीं होगा, सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा वो। दूसरा है परिवार का अनुशासन। ठीक है, यदि परिवार में बालक पर कठोर अनुशासन लादा जाता है, हम जानते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, तो क्या हो जाता है, बालक पे अगर एक हद से ज़्यादा अनुशासन लादा जाता है तो उसकी छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता है, तो क्या होगा, बालक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसमें आत्महीनता की भावना आ जाएगी। और अगर आत्महीनता की भावना आ जाएगी तो मानसिक रूप से उसका विकास नहीं होगा, वह मानसिक रूप से अवरुद्ध हो जाएगा। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है परिवार की निर्धनता। ये तो हम सभी जानते हैं कि परिवार की निर्धनता का बालक के शारीरिक मानसिक विकास, जितने भी विकास होते हैं, सभी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। परिवार की निर्धनता के कारण क्या होता है, बालक का व्यक्तित्व तो उग्र हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसकी जब छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती ना तो वो खींचने लगता है। इन सब बातों से क्या होता है, उसमें एक असुरक्षा की भावना आ जाती है, और उसमें जो हम कॉन्फिडेंस कहते हैं वो मतलब उसका लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ये सारी बातें उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देती हैं। अगला है हमारा पारिवारिक संघर्ष। हमने देखा है कि अगर परिवार के जो सदस्य हैं, विशेष रूप से बालक के माता पिता, अगर उनमें आपस में झगड़े हो रहे हैं, मम्मी पापा की ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो क्या होगा, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है कि वह कभी समायोजन नहीं कर सकता, वह सृजनशील कार्य नहीं कर सकता है। तो पारिवारिक संघर्ष का बालक के विकास पर, या यूं कहें कि बालक के मानसिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है साथियों, अगला है माता पिता का व्यवहार। वही बात आती है कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, कारण बस बहुत सारे जो माता पिता हैं, कुछ ऐसे रीजन हो जाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों से अलग रहना पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनको पर्याप्त प्रेम और सुरक्षा नहीं मिल पाती है। बहुत सारे बच्चे अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं, उनको निर्भर बना देते हैं। कुछ माता पिता कुछ बच्चों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। कुछ क्या करते हैं, अपने आदर्शों पर ना पहुंच पाने के कारण घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार के माता पिता अपने बच्चों को मानसिक अस्वस्थता प्रदान करते हैं। तो परिवार का विघटन हुआ, परिवार का अनुशासन हुआ, परिवार की निर्धनता हुई, पारिवारिक संघर्ष हुए, और माता पिता का व्यवहार, ये सारे परिवार के प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्यालय का प्रभाव। तो विद्यालय के भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं। पहला है विद्यालय का वातावरण। ये तो हम सभी जानते हैं, यदि विद्यालय में एक अच्छा वातावरण होता है तो अपना मन करता है कि नहीं यार कल तो स्कूल जाना है, लेकिन अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चा क्या है, स्कूल जाने से घबराने लगता है। आप और मैं अपने साथ, सभी के साथ ये हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यदि विद्यालय में निरंतर भय और आतंक का वातावरण एवं जाति भेद का बोलबाला रहता है तो बालक क्या होता है, मतलब मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। लेकिन इसकी विपरीत अगर उसको, बालक को अच्छा माहौल मिलता है, स्कूल में लाड़ प्यार मिलता है, अच्छी पढ़ाई मिलती है, अच्छे शिक्षक मिलते हैं, तो वह स्कूल की ओर, विद्यालय की ओर ऑटोमेटिक खींचा चला आता है। सेकंड हमारा है पाठ्यक्रम।
यदि विद्यालय का जो स्कूल का पाठ्यक्रम है बालक की रुचि के अनुसार और क्षमताओं के प्रतिकूल होता है तो वह मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने में असफल हो जाता है। बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन उसका जो ऐसा पाठ्यक्रम है उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, वहाँ उसकी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उनके क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, तो वो स्कूल नहीं जाएगा और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। नंबर 3 हमारा पॉइंट है शिक्षण विधियाँ। मान लीजिए जो ट्रेडिशनल आजकल चला रहा है कि लिखा दिया घर से याद करके लाओ, ये करो वो करो, तो क्या कह सकते हैं कि हम परंपरागत और जो अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ होती हैं बालक के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए हम देखते हैं ना आजकल नई नई ट्रेनिंग चल रही हैं, निदानात्मक कक्षाएँ लगा रही हैं, बच्चों को आपने देखा होगा टीचर नए नए तरीक़ों से पढ़ा रहे हैं। कई जगह हम लोग देखते हैं कि उसको सॉन्ग के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं, नई नई डांस के एक्टिविटीज़, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को नए तरीक़ों से सिखाया जा रहा है। तो ये जो शिक्षण विधियाँ हैं इसीलिए लागू की जाती हैं कि बच्चा स्कूल की ओर आकर्षित हो। नेक्स्ट हमारा परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है, आत्मनिष्ठ परीक्षाओं की प्रधानता होती है। ये परीक्षाएं क्या करती हैं, बालकों की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन नहीं करती, और इन परीक्षाओं का जो प्रचलन है ना, इसके कारण कुछ देखा है, हम लोग देखते हैं सभी कि योग्य बालक रह जाता है कभी कभी, और जो अयोग्य बालक होता है वो क्या होता है, प्रमोशन मिल जाता है उसे अगली कक्षा में। इससे क्या होता है कि बालक अयोग्य होने के कारण अपने को अगली कक्षा में जो योग्य बालक है लेकिन उसे लग रहा है कि यार मैं अगली कक्षा में नहीं जा पाया, तो फिर क्या होता है वो स्कूल जाने की मतलब स्कूल जाना बंद कर देते हैं। इससे उनका पूरा का पूरा भविष्य जो कहना चाहिए कि प्रताड़ित हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद है हमारा कक्षा का वातावरण, जो इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। यदि कक्षा में अच्छी हवा है, अच्छी लाइट है, अच्छे बैठने का स्थान है, अच्छे एक भयमुक्त वातावरण है, अगर ये सब है तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छे से विकास करता है। लेकिन इसी के विपरीत यदि बालकों को छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बिना मतलब कहना चाहिए अविवेक तरीके से अगर उसको दंड दिया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य से उसे बलपूर्वक हम वंचित कर देते हैं। ठीक है साथी, इसके बाद में हमारा अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षक का व्यवहार, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। यदि शिक्षक बालकों के प्रति जरा भी प्रेम और सहानुभूति व्यक्त नहीं करता तो वह उनके प्रति कैसा होता है, सदैव कठोर हो जाता है और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। यदि वह उनको बिना मतलब के ही दंड देता है, यदि उनकी भावनाओं को कुचलने का प्रयास करता है, तो वह मानसिक स्वास्थ्य में अत्यधिक क्या करता है, अपना योग देता है, उनको बढ़ावा देता है। ठीक है, इसलिए आप सभी भी तैयारी करने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे शिक्षक साबित होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इन सभी पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।